चैप्टर 9। राहत ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सफेद फर्श पर कीचड़ के चप्पलों के निशान थे, धुएं की बदबू आ रही थी और घर की पूरी धर्मशाला बना रखी थी। नीलेश के पूरे परिवार ने डेरा जमा रखा था। नीलेश के पापा सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे थे जिसकी राख सोफे पर ही गिर रही थी। नीलेश की माँ फल खा रही थी और छिलके वहीं फेंक दे रही थी। नीलेश की छोटी बहन ललचाई नजरों से पूरा घर देख रही थी और नीलेश का छोटा भाई कंप्यूटर लेकर वीडियो गेम खेलने में मस्त था। और भी 3 लोग थे जिन्हें राहत ने पहली बार देखा था। एक औरत थी जिसकी गोद में 3 साल की बच्ची थी। उस औरत का पति घर देख देख कर बार बार हाथ मसल रहा था जैसे खजाना हाथ लग गया हो। राहत की आंखें छोटी हो गई। ये 200 गज का बड़ा आलीशान घर इन सबके आने से घुटन भरा महसूस हो रहा था। नीलेश किचन से निकलकर आया और सारिका को देखकर मुस्कुराकर बोला, सरू तुम आ गई। राहत ने गहरी सांस ली और घर में इतना सिगरेट का धुआं था कि उसे खांसी आ गई। तो मिल फुर्सत घर आने की? दिन भर कहाँ गायब रहती है? घर का कोई ख्याल है भी या नहीं? घर में औरत है फिर भी मेरे बेटे को खाना बनाना पड़ रहा है। सारिका को देखते ही रत्नावती का सासू माँ वाला लेक्चर शुरू हो गया। भाभी, वो औरत बोली और उसके साथ उसका पति भी अपनी पीली बत्ती सी चमकाकर भाभी बोला। सरू ये मेरी बड़ी दीदी रज्जो है और ये इनके पति सुरेंद्र। नीलेश अपनी बहन और जीजा को देखकर बोला। राहत घूरकर नीलेश को देखने लगी जिस पर नीलेश उसका हाथ पकड़कर बालकनी में ले गया। कुछ देर तो वो सोचता रहा कि कैसे अपनी बात रखें। राहत भी हाथ बांधकर खड़ी हो गई कि ये आदमी अब क्या नई नौटंकी करेगा। सरू माँ बाऊजी हमारे साथ रहने आए हैं, तुम तो जानती ही हो मेरे घर के हालात कैसे थे। मेरे माँ बाप ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की है, जिंदगी में एक भी दिन सुकून से बैठकर रोटी नहीं खाई। और मेरे भाई बहन का बचपन भी गरीबी में बीता है। मुझे पढ़ाने के लिए मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत मदद की है। नीलेश ने सारिका का हाथ पकड़ लिया। सरू मेरे पेरेंट्स तुम्हारे भी पेरेंट्स है ना? राहत मन ही मन गुस्से में हंसने लगी। कैसे पेरेंट्स? जबरदस्ती की जिम्मेदारी थोपना और इमोशनल ब्लैकमेल करना तो कोई इससे सीखें। ये घर उसके पैसों का, शादी वो उसके पैसों से हुई, प्रमोशन उसकी वजह से हुआ और फिर भी उसे ही सब सुनना पड़े, सहना पड़े। क्यों? क्योंकि पति के माँ बाप पत्नी के माता पिता हुए ना। लेकिन पहले माँ बाप कैसे होते हैं वो तो सीख लेते। प्यार से एक बार सिर पर हाथ नहीं फेरा और आ गए सास ससुर का रौब जमाने। आज बहन का भी खानदान आ गया, कल को चाची, ताई, फूफा और फिर पूरा गांव आ जाएगा। सीरियसली ये आदमी निहायत ही घटिया और बेशर्म है। अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने का इतना ही शौक है तो ले जाता ना इन सबको अपनी मिस्ट्रेस वाले घर में। पत्नी के सारे फर्ज तो वही निभा रही हैं, लेकिन जब बात सेवा करने की आए, पैसों की आए तो पत्नी याद आ जाती है और खुद महाशय सारिका को अपने परिवार की नौकरानी बनाकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे करेंगे, वो भी अपनी पत्नी के पैसों पर। राहत गहरी गहरी सांसें लेने लगी कि उसे गुस्सा नहीं करना, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तो तुम्हारी बड़ी बहन का परिवार भी यहीं रहने वाला है? उसने उखड़े स्वर में पूछा। सरू बड़ी दीदी ने मेरी कॉलेज फीस भरने के लिए बहुत मदद की थी। जीजाजी को जुए की लत है इसलिए वो उन्हें यहाँ शहर में लाई है। नौकरी की तलाश में यहाँ रहकर दीदी माँ बाऊजी का भी ख्याल रख लेंगी। अपनी बात मनवाने के लिए नीलेश मासूमियत का ऐसा नकाब ओढ़ता था कि सारिका को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ। पर ये राहत थी। उसने अपना हाथ नीलेश के हाथ से छुड़ाया और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारी दीदी है, मेरी नहीं। सरू, नीलेश की आंखें हैरानी से फैल गई। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे बीच तेरा मेरा कब से होने लगा? नीलेश की एक्टिंग पर तो राहत का तालियां बजाने का मन कर रहा था।
इतना ही प्यार है अपने परिवार से तो ले जाए ना उन्हें हेवन स्ट्रीट वाले घर में। इसकी मिस्ट्रेस बहुत सेवा करेगी अपने ससुराल वालों की। सारिका, अब तक तुम यहीं खड़ी हो? जाकर रसोई में खाना बनाओ। रत्नावती कमर पर हाथ रखे वहां आई और सारिका पर चिल्लाने लगी। राहत ठंडी नजरों से उसे देखने लगी। बुढ़िया रौब तो ऐसे जमा रही है जैसे उसे खरीद लिया हो। ये क्या तरीका है? देख रहा है नीलेश कैसे घूर रही है, मुझे जैसे खा जाएगी। रत्नावती राहत की ठंडी नजरों से सकपकाकर बोली और फिर सारिका को जबरदस्ती खींचकर रसोई में ले जाना चाहती थी कि नीलेश खुद उसे रसोई में ले गया और उसे साइड खड़ा करके खुद ही खाना बनाने लगा। राहत ने याद किया नीलेश ने सारिका के लिए कभी कुकिंग नहीं की थी, हमेशा सारिका ही उसका ध्यान रखती थी। उसके लिए खाना बनाने से लेकर उसके कपड़े धोना, उसके इतने बड़े परिवार की सेवा करना, सब कुछ किया उसने और बदले में उसे क्या मिला? दर्दनाक मौत। नीलेश ने जल्द ही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सबने कुर्सियां घेर ली जैसे खाने का आखिरी दिन हो। जब राहत वहां आई एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। उसे भी कौन सा खाने का मन था। राहत ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और जाने लगी कि नीलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि उसे दर्द होने लगा। नीलेश ने जल्द ही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सबने कुर्सियां घेर ली जैसे खाने का आखिरी दिन हो। जब राहत वहां आई एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। उसे भी कौन सा खाने का मन था। एक बार इस नीलेश को धक्के मारकर निकाल दे, फिर इसकी गैंग अपने आप रफा दफा हो जाएगी। राहत ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और जाने लगी कि नीलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि उसे दर्द होने लगा। What are you doing? मुझे दर्द हो रहा है। सबको अपनी तरफ देखता देख नीलेश खुद को शांत करते हुए बोला, डिनर तैयार है, तुम कहाँ जा रही हो? नीलेश की बड़ी बहन रज्जो अपनी कुर्सी से उठ गई। भाभी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं तो खड़े खड़े खा लूंगी। नीलेश ने जबरदस्ती सारिका को बिना कुछ कहने का मौका दिए कुर्सी पर बिठा दिया और टेबल के नीचे उसका हाथ भी दबाने लगा। वो सारिका चुप रहने का इशारा कर रहा था। राहत ने अपने लंबे नाखून नीलेश की हथेली में घुसा दिए जिससे नीलेश की पकड़ ढीली पड़ गई और राहत खड़ी होकर रज्जो से बोली, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी गोद में बच्ची है। इस पर रज्जो का पति सुरेंद्र हंसते हुए बोला, भाभी जी इसे तो आदत है, आप बैठो। राहत ने अपना माथा पकड़ लिया, कैसा पति है, अपनी पत्नी की कोई कद्र ही नहीं है इसको। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए? रत्नावती आंखें दिखाते हुए चिल्लाई। राहत की आंखें छोटी हो गई। ये औरत सारिका की सास होगी लेकिन उसकी नहीं है, और अगर ऐसी सास होना तो उस लड़के से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितने प्यार के वादे करे। बेचारी सारिका कहाँ आकर फंस गई। राहत ने भी हाथ बांध लिए और पूरे एटीट्यूड के साथ बोली, मेरे माँ बाप पर ना जाए तो अच्छा होगा, जिस घर में तुम सब बैठे हो ना वो मेरा है। रत्नावती की आंखें हैरानी से फैल गई और वो चिल्लाई, तुम्हारा कहाँ, ये घर मेरे बेटे के नाम है। ये देखो ज्यादा प्यार के अंधेपन का नतीजा। जब सारिका के माँ बाप ने ये घर उसकी शादी के लिए खरीदा था, उन्होंने सिर्फ सारिका का ही नाम डलवाया था, पर सारिका नीलेश के प्यार में इस कदर अंधी थी कि जबरदस्ती नीलेश को ज्वाइंट ऑनर बनवा दिया। अब देखो उसका नतीजा, कैसे उसी के पैसों पर उसे आंखें दिखाई जा रही है। राहत ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराकर नीलेश को देखा। मतलब अपना नाम डलवाते वक्त तो बड़ा शरीफ बन रहा था, इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारा मेरा सब एक है। लेकिन बंदा अपने घर में भी बता चुका है कि घर मेरे नाम है। मतलब इतना दोगलापन आता कहाँ से है? नीलेश के चेहरे पर भी गुस्सा था, उसे गुस्सा आ रहा था सारिका पर जो उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर लगी हुई थी। बस अब सब बैठ जाओ।
सारिका के ससुर ने जोर से मेज पर हाथ मारा और मेज का ग्लास चटक गया, जिससे उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। मैं कल नया टेबल ले आऊंगा, वैसे भी ये बहुत छोटा है, नीलेश ने बात संभालते हुए कहा और फिर से राहत को बिठा दिया। उसके बाद तो सब खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे जन्मों से भूखे हों। नीलेश ने राहत की प्लेट में खाना सर्व किया तो राहत ने 1-2 बाइट खा लिया। और सुनो, तुम ये घर से बाहर भागना बंद करो और जल्दी से बच्चा पैदा करो, नीलेश की मां मुंह में रोटी ठूंसते हुए बोली। राहत को खांसी आ गई और उसने जल्दी से पानी पीकर अपना मुंह पोंछ लिया। मुझे कंपनी में बहुत काम है, बच्चे की बात में करेंगे। ये सुनकर रत्नावती का पारा चढ़ गया। कंपनी संभालना मर्दों का काम है, वो नीलेश कर लेगा। तुम्हारा काम है अपने पति और सास ससुर की सेवा करना, घर संभालना, रोटी पकाना और बच्चे पैदा करना। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती? राहत एकदम से खड़ी हो गई। इन लोगों को तमीज की भाषा समझ ही नहीं आती तो वो अपने स्टाइल में ही बात करेगी। कंपनी मेरे पापा की है, तुम्हारे बाप की नहीं, और मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसकी ट्रेनिंग आपसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे, और इतनी क्या जल्दी है बच्चे की? वैसे भी पहले बच्चे का सरनेम गुप्ता होने वाला है और वो मेरे मॉम डैड के पास रहेगा। रत्नावती ने गुस्से में कांपती उंगली सारिका को दिखाई। क्या कहा बच्चे का? सरनेम गुप्ता क्यों होगा? नीलेश, तुमने बताया नहीं इन्हें? राहत ने मुस्कुराकर नीलेश को देखा, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, शादी से पहले नीलेश ने मेरे पेरेंट्स से एक डील की थी कि हमारे पहले बच्चे का सरनेम गुप्ता होगा और वो मेरे घर पलेगा। इसी शर्त पर मेरे पेरेंट्स शादी के लिए राजी हुए थे। सारिका, नीलेश ने गुर्राकर उसे चुप रहने की वार्निंग दी। राहत ने अपना बैग उठा लिया। मैं चलती हूँ, कंपनी में बहुत काम है, और तेज कदमों से बाहर निकल गई। नीलेश भी उसके पीछे भागा। राहत ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, नीलेश ने उसे वापस बंद कर दिया और खुद को शांत करते हुए बोला, सरू गुस्सा मत करो, मेरे पेरेंट्स पुरानी सोच के हैं, इसलिए मैं ये सब उन्हें नहीं बता पाया। अगर आगे से तुम्हें कुछ कहना है तो प्लीज पहले तुम मुझसे बात कर लेना, इस तरह चीजें बिगड़ेंगी नहीं। राहत गुस्से में हंसी। तुमने अपने घर में ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि बच्चा पैदा करना तुम्हारे प्लान में शामिल ही नहीं था। तुम्हें तो सारिका की जायदाद हड़प कर उसे मारना था, फिर कौन से वादे और कौन सी शर्तें। लेकिन मेरे कंपनी जाने से तुम बौखला गए हो और मुझे घर में बांधना चाहते हो। तुम सोच रहे हो बच्चा हो जाएगा तो मैं सब कुछ भूलकर उसी में लगी रहूंगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। नीलेश, जो गड्ढा तुमने सारिका के लिए खोदा है ना, इस बार उसमें गिरोगे तुम, वो भी इस तरह कि कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राहत नीलेश को दरवाजे के सामने से हटाकर गुस्से में बोली, तुमने अपना पूरा खानदान बुला लिया, मुझसे पूछा था क्या? नीलेश की आंखें हैरानी से फैल गई और वो हर्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला, सरू तुम बदल गई हो, तुम तो बहुत मासूम थी। राहत। चैप्टर 11। राहत नीलेश को दरवाजे के सामने से हटाकर गुस्से में बोली, तुमने अपना पूरा खानदान बुला लिया, मुझसे पूछा था क्या? नीलेश की आंखें हैरानी से फैल गई और वो हर्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला, सरू तुम बदल गई हो, तुम तो बहुत मासूम थी। राहत। इन लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जब तक बिना सवाल जवाब के इनकी बात मानते रहो तब तक ठीक है, नहीं तो वो सीधी से टेढ़ी हो गई। राहत ने नीलेश को साइड किया और कार स्टार्ट करके निकल गई। अगर सारिका नहीं होती तो क्या नीलेश इतनी आसानी से कंपनी में डायरेक्टर बन गया होता? कभी नहीं। आज इन लोगों के पास जो कुछ है वो सारिका का दिया हुआ, फिर भी ये लोग उसे अपने पैरों की जूती बराबर नहीं समझते। शादी करके तो जैसे खरीद लिया लड़की को। सब कुछ लेना इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया। राहत गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था।
उसी समय उसे डिटेक्टिव का फोन आया, जिसे देखकर राहत के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ ही देर में वो एक कैफे में थी। डिटेक्टिव उसके सामने बैठा था। राहत ने फोल्डर उठाया। वो हेवन स्ट्रीट वाला घर सिर्फ नीलेश के नाम पर था। ये देखकर राहत के होंठों पर ठंडी मुस्कान तैर गई। पैसे के मामले में ये किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपना नाम डलवा लगा है, अपनी मिस्ट्रेस का नहीं। इसके अलावा नीलेश और चांदनी की कुछ और इंटीमेट फोटोज थी। राहत फोल्डर अपने बैग में रखते हुए बोली, चांदनी के बारे में और क्या पता चला? उसके पेरेंट्स एक कंपनी में काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ है उसकी, ऐसा कुछ खास नहीं है। और हाँ, उसे ब्रांडेड चीज़ों का बहुत शौक है। नीलेश ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। महंगे गिफ्ट्स? ये उस टाइप की लालची लड़की है जो पैसों के लिए किसी औरत का घर उजाड़ने से भी नहीं चूकती। मुझे फोटोज के साथ वीडियो भी चाहिए। ये तो मुश्किल है। राहत ने एक नोटों की गड्डी सामने रख दी। हो जाएगा। राहत ने अपना बैग उठाया और कैफे से निकल गई। सबसे पहले उसने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि पहले वाला अकाउंट ज्वाइंट था नीलेश के साथ। जिस घर में नीलेश का खानदान आकर रह रहा था, वहां के सारे बिल सारिका के अकाउंट से ही कटते थे। राहत को तो सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था। ये सारिका के दिमाग में भूसा भरा था क्या? मतलब नीलेश और उसका पूरा खानदान सारिका के टुकड़ों पर पल रहा है, और लास्ट में उसे ही ठिकाने लगा दिया, उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा। और सारिका सब सहती रही, कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। राहत घर पहुंची। सबसे पहले मानव जी के आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया। डैड, आपने अकाउंट्स चेक किए? उसके पूछने पर मानव जी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। आंखों में गुस्सा भी था। क्या हुआ डैड? कुछ गड़बड़ी निकली? नहीं, बस छोटी मोटी हेरा फेरी। मानव जी ने बात टाल दी। पर राहत को यकीन था उन्हें नीलेश की दगाबाजी का पता लग गया है, लेकिन अपनी बेटी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रहे। एक बार नीलेश के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे हो जाएं, फिर सारिका के डैड भी चुप नहीं बैठेंगे। सारिका बहुत लकी थी जिसको इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले, लेकिन उसकी एक कमजोरी, उसका जरूरत से ज्यादा सीधापन, उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। उसके इसी सीधेपन का फायदा उठाकर नीलेश सब हड़प कर ले गया। न सिर्फ सारिका को इसकी सजा मिली, बल्कि उसके परिवार को भी उसकी गलती की सजा चुकानी पड़ी। राहत अपने कमरे में आई, शॉवर लिया और बिस्तर में घुस गई। उसने लाइट्स ऑफ ही की थी कि नीलेश फोन करने लगा। हेलो सरू, देखो अब गुस्सा छोड़ दो, पहले घर आ जाओ, माँ बाऊजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नीलेश शब्दों में चाशनी घोलते हुए बोला। राहत ने टाइम देखा, रात के 12 बज रहे थे। वो ठंडी आवाज में बोली, रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, आई हेट यू। और उसने फोन काट दिया। नीलेश को सुनाने के बाद उसे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। राहत ने फोन स्विच किया और कंबल तानकर सो गई। इतनी रात को उन भेड़ियों की शक्ल देखने जाए, वो इतनी पागल नहीं है। सारिका ने इन सबको बहुत छूट दे रखी थी, तभी नीलेश को उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की आदत हो गई है। नीलेश अपने पूरे परिवार के साथ लिविंग रूम में बैठा था। सारिका ने जैसे उसका फोन काटा, सब उसे ही देख रहे थे। नीलेश गुस्से में बौखला गया। उसने दोबारा फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। नीलेश गुस्से में कांप उठा। सारिका की वजह से अपने परिवार के सामने इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। चैप्टर 12। लिविंग रूम में सब साथ बैठे थे और सारिका ने फोन स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे नीलेश काफी गुस्से में था। पहले सारिका ने कभी ऐसा नहीं किया था। जब से वो गांव से आई थी वो बदल गई थी, और ऐसी सारिका से उसे अब डर लगने लगा था।
अगर उसे पता होता तो वो कभी उसे गाँव नहीं भेजता। क्या कुछ दिन की तकलीफें देखकर उसका बंद दिमाग खुल गया था। नीलेश को सबसे ज्यादा अभिमान इसी बात का था कि एक अमीर घर की इकलौती बेटी उसके प्यार में इतनी पागल है कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी की। नीलेश सारिका अभी तक आई क्यों नहीं? इस घर की बहू होने के नाते कोई जिम्मेदारी है या नहीं उसकी? अगर मेरे सामने होती तो एक उल्टे हाथ का देती, सारी अक्ल ठिकाने आ जाती। नीलेश की माँ मुंह बिचकाकर बोली। माँ प्लीज, वो अपने घर रुकी हुई है और आप थोड़ा ध्यान से बोला करिए उसके सामने। उससे दुश्मनी लेकर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इस समय कंपनी की सीईओ है वो। नीलेश परेशान सा बोला। कंपनी संभालकर कौन सा मेडल जीत लाएगी? ये काम मर्दों का है। उससे कह देना कंपनी तेरे नाम कर दे और घर के काम में ध्यान दे। रत्नावती का मुंह बन गया। नीलेश बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा। नीलेश के पापा ने बीड़ी सुलगाई और रौबदार आवाज में बोले, अपनी बीवी का मसला बाद में निपटाना, पहले कंपनी में दामाद जी की नौकरी का इंतजाम करो। हाँ साले साहब, जरा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम तो जानते ही हो ज्यादा मेहनत का काम मुझसे होता नहीं है। सुरेंद्र की फरमाइश सुन नीलेश की भौहें तन गई, लेकिन जब उसने अपनी बहन की दया याचना वाली नजरें देखी वो शांत होकर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्री में काम दिलवा सकता हूँ। ठीक है, क्या तुम मुझे फैक्ट्री का डायरेक्टर बनवा सकते हो? नीलेश ने गुस्से में उसे आंखें दिखाई तो सुरेंद्र डरकर चुप हो गया। भैया मुझे कल शॉपिंग जाना है, पैसे दो ना। अच्छा रहने दो, मैं सारिका को साथ ले जाऊंगी। नीलेश की छोटी बहन सीमा बोली। उसके लिए सारिका चलता फिरता एटीएम थी। नीलेश ने सीमा के हाथ में कुछ पैसे जमा दिए। सारिका के पास टाइम नहीं है, ये पैसे रखो। अगर कोई और समय होता तो नीलेश इन छोटी छोटी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन अब की सारिका का एटीट्यूड उसे डरा रहा था और वो इस मुकाम पर आकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। सीमा का मुंह बन गया। पैसे चाहे कितने भी हो, हाथ से पैसे देते हुए दिल दुखता है, लेकिन सारिका की बात अलग है। उससे चाहे कितने पैसे खर्च करवा लो, ऐसा लगता है सब कुछ फ्री में मिल रहा है। किसने कहा था उस सारिका को इतने पैसे वाली होने को? नीलेश उठकर बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में बहुत टेंशन चल रही थी। अगले दिन नीलेश अपने जीजा को लेकर कंपनी पहुंचा। वहां पता चला सारिका फैक्ट्री में है तो वो फैक्ट्री पहुंच गया। जब राहत को पता चला नीलेश सुरेंद्र को फैक्ट्री में काम दिलवाना चाहता है, उसके होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसने सुरेंद्र को देखा जो ललचाई नजरों से पूरी फैक्ट्री देख रहा था। सारिका को कुछ ना बोलता देख नीलेश बोला, क्या हुआ सरू? प्लीज छोटा सा फेवर कर दो। अब तुमने कहा है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? राहत ने मुस्कुराकर कहा, जिससे नीलेश के दिल को ठंडक मिल गई कि सारिका अभी भी पहले वाली बेवकूफ लड़की ही है। शायद वही ज्यादा सोच रहा था। आज लंच पर चले? कितने दिन हो गए हमने साथ में तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में नहीं खाया। नीलेश ने सारिका की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। उसके इस अंदाज पर सारिका हर बार अपना दिल हार जाती थी, पर आज नहीं, फिर कभी, मुझे बहुत काम है। राहत ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स में देखते हुए कहा। नीलेश की भौहें तन गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर बोला, मेरी बीवी आजकल इतनी बिजी है कि मुझे भूल ही गई है। तुम्हें मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? अभी तो तुमसे पाई पाई का हिसाब बराबर करना है। राहत ने मन में आगे कहा। नीलेश के जाने के बाद राहत ने सुरेंद्र को काम दे दिया, सामान को ढोने का काम। जब सुरेंद्र को पता चला वो भागता हुआ सारिका के पास आया। भाभी जी, हम रिश्तेदार हैं, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? कम से कम मुझे फैक्ट्री का डायरेक्टर बनवा दो। डायरेक्टर? मुंगेरीलाल के हसीन सपने।
यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती, कंपनी के कुछ नियम है। अगर मैं तुमको सीधे डायरेक्टर बना दूंगी तो बाकी के वर्कर्स विरोध करने लगेंगे, इसलिए कुछ दिन मजदूरी का काम करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। सुरेंद्र को भी ये बात सही लगी तो वो चला गया। राहत इस समय बहुत बिजी थी, नए डिज़ाइन मार्केट में लाने थे और इसके लिए जितना हो सके वो डिज़ाइनर को अपने सजेशन दे रही थी। वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी। इधर नीलेश जब कंपनी में अपने ऑफिस के अंदर घुसा, उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी जो नीचे बैठकर कुछ उठा रही थी। उसके सीने पर नजर पड़ते ही नीलेश की नजरें डार्क हो गई, लेकिन क्योंकि वो कंपनी में था उसने खुद को शांत कर लिया और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नीलेश, कहाँ थे तुम? आजकल तो तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या तुम सारिका के साथ थे? चांदनी उठकर उसके पास आई और शिकायत करने लगी। नीलेश अपना माथा रगड़ रहा था। माँ बाऊजी आए हुए हैं, सारिका तो अपने घर ही रह रही है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं? क्या मैं उनसे मिलने जाऊं? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। नीलेश अब और भी सतर्क हो गया था और कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। नीलेश को परेशान देख चांदनी ने आगे जिद नहीं की और नीलेश के हाथ पर अपना हाथ रख सिडक्टिव तरीके से बोली, आज मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। नीलेश वैसे भी थका हुआ था, वो हेवन स्ट्रीट वाले घर पर चांदनी के साथ चला गया। खूब एंजॉय करने के बाद उसने शॉवर लिया और चांदनी के लाख मना करने के बावजूद वहां से निकल गया। इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गया था। एक तो सारिका की तरफ से उसका दिमाग परेशान था। सारिका को गांव भेजने पर वो बहुत पछता रहा था। उस समय जब उसने इतने सालों बाद चांदनी को देखा, उसका पहला प्यार जाग उठा था। वो चांदनी की नाराजगी दूर करना चाहता था, इसलिए कुछ समय के लिए सारिका को दूर भेज दिया। उसका प्लान कामयाब भी हो गया। चांदनी के साथ उसका अफेयर चलने लगा, पर उसे क्या पता था चांदनी ठीक होगी तो सारिका बदल जाएगी। अब तो बस वो किसी भी तरह सारिका से अपना रिश्ता पहले जैसा करना चाहता था। जब नीलेश फैक्ट्री पहुंचा, सारिका उस समय फैब्रिक देख रही थी। नीलेश ने जाकर पीछे से उसे गले लगा लिया। राहत इस सब से चौंक गई और पूरी ताकत से अपनी हाई हील नीलेश के जूते पर दे मारी, जिससे नीलेश की पकड़ ढीली पड़ गई और वो कराह उठा। नीलेश, तुम? मुझे लगा कोई लोफर है। आई एम रियली सॉरी। चैप्टर 13। जब नीलेश फैक्ट्री पहुंचा, सारिका उस समय फैब्रिक देख रही थी। नीलेश ने जाकर पीछे से उसे गले लगा लिया। राहत इस सब से चौंक गई और पूरी ताकत से अपनी हाई हील नीलेश के जूते पर दे मारी, जिससे नीलेश की पकड़ ढीली पड़ गई और वो कराह उठा। नीलेश, तुम? मुझे लगा कोई लोफर है। आई एम रियली सॉरी, राहत मासूमियत से बोली। नीलेश ने अपना गुस्सा दबाया और सारिका के हाथ पकड़ लिए। सरू, मैं जानता हूँ गांव भेजने वाली बात को लेकर तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, प्लीज अब नाराजगी छोड़ दो। नीलेश के शरीर से शॉवर जेल की खुशबू सूंघकर राहत की भौहें सिकुड़ गई। दोपहर में शॉवर? ही मतलब ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ इलू इलू करके अब इधर अपनी एक्टिंग की दुकान लेकर आ गया? एक्टिंग करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी आता है। राहत ने दर्द भरे एक्सप्रेशन दिए और नजरें झुकाकर बोली, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस दुखी हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे आज तक अपना नहीं पाए। मुझे लगा था उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कह दिया है तो मुझे अपना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीलेश तुरंत बोला, वो तुम्हें अपनी बहू मानते हैं, बस थोड़े पुराने ख्यालों के हैं और तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तभी तो वो तुम्हें डांट भी देते हैं और तुमसे काम करवाते हैं। राहत की बोलती बंद हो गई। किसी को अपनाने का मतलब उसे डांटना और उसकी बेइज्जती करना होता है। तो मैं गैर ही ठीक हूँ।
लेकिन ये नीलेश बातें बनाने में बड़ा चंट है, तभी तो सारिका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। पर मैं भी राहत हूँ, दुश्मनों के लिए आफत हूँ। अच्छा अब तो घर चलो। हम्मा, नीलेश प्यार से बोला। मैं नहीं आ सकती डैड, अकाउंट बुक्स देख रहे हैं, मुझे भी उनकी मदद करनी है। क्या? अकाउंट बुक्स? लेकिन अचानक क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नीलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। हड़बड़ाकर उसने 3-4 सवाल दाग दिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत एक्टिंग का शौक चढ़ा था, अब लगाना 440 वोल्ट का करंट। पिछले 2 सालों का टर्नओवर देख रहे थे, ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा ठीक है, आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नीलेश मुस्कुराया। अंदर से वो सोच रहा था कि सारिका के पापा से मिलकर पता चल जाएगा कि उन्हें कुछ पता चला है या नहीं। रात को दोनों साथ में घर आए। मानव जी ने भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मल होकर ही नीलेश से बात कर रहे थे। नीलेश को तसल्ली हो गई कि उन्हें कुछ सबूत नहीं मिले, नहीं तो वो इतने शांत नहीं होते। सारिका के पेरेंट्स के सामने नीलेश सारिका का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता था। उनके सामने अच्छा बनने के लिए नीलेश ने रात को भी वहीं रुकने का फैसला किया, जिससे राहत के कान सतर्कता से खड़े हो गए। दोपहर ही ये आदमी अपनी मिस्ट्रेस के साथ इलू इलू करके आया है और अब मेरे साथ भी करना चाहता है। कुछ ज्यादा ही एनर्जी नहीं है इसमें? सोचते हुए राहत की नज़र नीलेश की पेंट की तरफ चली गई, जिसे नीलेश ने भी देख लिया और सारिका को सिडक्टिव स्माइल दी। उसे लगा सारिका भी ये चाहती है। वो सारिका को बेड पर धकेलते हुए बोला, डार्लिंग लेट्स हैव बेबी। ओके, राहत ने सिर हिलाया। नीलेश खुश होते हुए सारिका के होठों की तरफ बढ़ा तो राहत ने उसे पीछे कर दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से डर लगता है, तुम्हारे घर वालों को यही लगता है हमारा बच्चा उनके पास रहना चाहिए, जबकि हमारा पहला बच्चा मेरे मॉम डैड के पास रहेगा। फिर इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में लड़ाई हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। सारिका की ज्यादा समझदारी वाली बातों से नीलेश का मूड बिगड़ गया। वो अपने बाल नोचने लगा। सारिका को काम करने से रोकने के लिए सबसे आसान रास्ता यही नजर आ रहा था। सारिका प्रेग्नेंट हो जाए, फिर खुद कंपनी नहीं जाएगी। नीलेश ने खुद को शांत किया और मुस्कुराकर बोला, चाहे बच्चा कहीं भी रहे होगा तो हमारा ही अंश। वैसे अचानक डैड अकाउंट बुक्स क्यों देखने लगे? आखिर नीलेश ने पूछ ही लिया। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। राहत ने उबासी लेते हुए मुंह पर कंबल तान लिया। डैड को लग रहा है पिछले सालों प्रॉफिट कम हो रहा है, उन्हें शक है कि कंपनी में कोई गद्दारी कर रहा है। कम? मार्केट में इतनी मंदी चल रही है, बहुत सी कंपनियां तो बंद हो चुकी है, हमारी कंपनी सबसे अच्छी चल रही है। नीलेश की आंखें छोटी हो गई। वैसे कुछ पता चला डैड को? अगर सच में कोई गद्दार है तो हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। शायद डैड को शक है किसी पर, आजकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, राहत ने उनीदी आवाज में कहा और उसने महसूस किया नीलेश के हाथ की कंपन। अच्छा तुम सो जाओ, कहकर नीलेश उठ गया। कुछ देर बाद राहत ने धीरे से सिर बाहर निकालकर देखा। नीलेश बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और अंधेरे में बिल्कुल काले जहरीले नाग वाली फीलिंग दे रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। राहत भी दबे पांव उठी और उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। नीलेश किचन में था और एक औरत से बात कर रहा था। राहत ने देखा वो औरत इस घर की मेड थी, जो बहुत सालों से यहाँ काम कर रही थी। चैप्टर 14। राहत नीलेश के पीछे पीछे आई। उसने देखा नीलेश घर की मेड से बात कर रहा है, लेकिन दोनों क्या बात कर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए राहत सीधे अंदर घुस गई। क्या बातें चल रही है? नीलेश बिल्कुल भी हड़बड़ाया नहीं। हाथ में पकड़ा गिलास दिखाकर वो बोला, पानी पीने आया था, मुझे गिलास नहीं मिल रहा था तो सरोज आंटी ने हेल्प कर दी।
राहत ने सरोज की तरफ देखा। जी मैम साहब, मैं बाथरूम के लिए उठी थी, किचन की लाइट्स ऑन देखी तो मैं देखने आ गई। तुम इतनी रात को नीचे क्या कर रही हो, और वो भी नंगे पैर? ठंड लग जाएगी, नीलेश नाराज होकर बोला। मेरी आंख खुल गई, तुम कमरे में नहीं थे तो मुझे लगा चले गए हो, राहत ने जम्हाई लेते हुए कहा। नीलेश ने उसे प्रिंसेस स्टाइल गोद में उठा लिया। राहत ने देखा सरोज के चेहरे पर डर और माथे पर शिकन थी। राहत ने नीलेश की तरफ देखा और उसकी नीलेश के सीने पर चली गई जहां लव बाइट्स के निशान थे। सारिका को बेड पर लिटाकर नीलेश ने उसके पैर अपने सीने से लगा लिए। राहत हैरान होकर अपने पैर पीछे खींचने लगी, लेकिन नीलेश ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। कितने ठंडे हो गए हैं तुम्हारे पैर, अब हिलो मत। राहत को गुस्से में हार्ट अटैक ही आ गया। इस आदमी को इतना भी नहीं पता कि इसकी शर्मनाक करतूत का सबूत मेरे सामने है। इसके सीने पर लव बाइट्स के निशान है, बस अपनी एक्टिंग में लगा हुआ है। नीलेश उसके साथ कुछ करे ना, इसी चक्कर में राहत पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। सरोज ने मानव जी के आगे सलाद रख दिया और बाकी सबके सामने आलू परांठा था। मानव जी मुंह बनाकर बोले, आज एक परांठा मैं भी खा लेता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कर लूंगा पक्का। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। राहत ने मुस्कुराते हुए उनके सामने से सलाद हटा दिया और प्लेट में परांठा रख दिया। इसे ले जाइए, राहत ने सरोज से कहा। सरोज ने एक नज़र नीलेश को देखा और सलाद की प्लेट लेकर चली गई। नीलेश की भी मुट्ठियां कस गई थी। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों कंपनी पहुंच गए। उसी समय चांदनी भी अंदर जा रही थी। नीलेश को सारिका के साथ देखकर उसने होंठ भींच लिए। फिर वो दोनों के सामने आई, दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर नीलेश से बोली, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। राहत नीलेश की तरफ देखकर बोली, नहीं बेबी, तुम्हें फैक्ट्री जाना था ना, तुम जाओ, ये छोटी मोटी मीटिंग्स के लिए मैं हूँ यहाँ, नीलेश ने प्यार से कहा। ओके देन बाय। सारिका के जाते ही नीलेश अपने ऑफिस की तरफ तेज कदमों से बढ़ गया। ये क्या लगा रखा है तुमने? बार बार झूठ। अगर सारिका को पता चल गया तो सारा प्लेन चौपट हो जाएगा। चांदनी के दरवाजा बंद करते ही नीलेश गुस्से में बोला, सॉरी नीलेश, बस मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चांदनी अपना निचला होंठ काटते हुए बोली, ये इमोशनल होने का समय नहीं है। एक तो उस सारिका का बाप अकाउंट्स बुक चेक करने लगा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे बताया भी नहीं। नीलेश इरिटेट होकर बोला। क्या? चांदनी घबरा गई। अकाउंट्स बुक चेक हो रही है, कहीं चेयरमैन को हमारे बारे में पता तो नहीं चल जाएगा? नीलेश ने चांदनी को घूरा। क्या पता चल जाएगा? मैंने कुछ किया है? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। चांदनी खुद को शांत करते हुए बोली। उसे नीलेश के चालाक दिमाग पर पूरा यकीन था। इधर जब राहत फैक्ट्री पहुंची उसका दिमाग खराब हो गया। जिन डिजाइन्स पर उसने कड़ी मेहनत की थी वो चोरी हो गए। चैप्टर 15। राहत ने जिन डिजाइन्स पर इतनी मेहनत की थी वो चोरी हो गए थे। रात को मैं डिजाइन्स को सेफ में रखना भूल गई थी, वो यही टेबल पर रखे थे, लेकिन जब मैं सुबह आई तो वो यहाँ नहीं थे, डिजाइनर बोली। हालांकि उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं झलक रहा था। राहत बहुत गुस्से में थी। इन डिजाइन्स से वो मार्केट में धूम मचाने वाली थी और वो चोरी हो गए। राहत ने सर्विलांस फुटेज चेक की और हैरान रह गई। चोरी करने वाला और कोई नहीं, नीलेश का जीजा सुरेंद्र था। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने धमकी दी कि कंपनी की सीईओ उसकी भाभी है, गार्ड को वो नौकरी से निकाल देगा। इसी डर से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे नहीं रोका। सुरेंद्र डिजाइनर ऑफिस के अंदर घुसा, टेबल पर रखे डिजाइन को अपनी जेब में ठूसकर भाग गया। राहत ने उस डिजाइनर को फायर कर दिया।
वो डिजाइनर आंखें बड़ी करके सारिका को घूरने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ऐसे कैसे मुझे काम से निकाल सकती हो? तुम्हारी लापरवाही के कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और तुम कह रही हो क्या गलती है? हुमा, बड़ी आई मुझे निकालने वाली, मैं खुद जा रही हूँ। मुझे भी ऐसी कंपनी में काम करने का शौक नहीं है जहाँ मेरी इज्जत ना हो, कहकर वो लड़की जाने लगी। 1 मिनट, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, जब तक तुम नहीं जा सकती। पुलिस? वो लड़की अब सच में घबरा गई। मुझे शक है तुमने जानबूझकर डिजाइन्स चोरी करवाए हैं। खुद को ज्यादा चालाक मत समझ, तू मुझे जानती नहीं है। मैं अभी डायरेक्टर को फोन करती हूँ। लड़की ने सीधे नीलेश को फोन कर दिया। राहत चुपचाप देखती रही। कुछ ही देर में नीलेश वहां आ गया। उसे देखते ही डिजाइनर रोते हुए बोली, डायरेक्टर, मैं चोरी नहीं कर सकती, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर पुलिस रिकॉर्ड बना तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। राहत ने जब नीलेश को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, नीलेश की भौहें तन गई। तुमने कैमराज कब लगवाए? ये कैमरा कब लगवाए जानने का वक्त नहीं है, पॉइंट में है कि तुम्हारे जीजा ने चोरी की है, राहत ने ठंडी आवाज में कहा। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड्स सुरेंद्र को घसीटते हुए अंदर ले आए। नीलेश ने सुरेंद्र का कॉलर पकड़ लिया। सुरेंद्र तो कभी नहीं बदल सकता। उसने सुरेंद्र को लैपटॉप के सामने घसीटा। अपनी वीडियो देखकर सुरेंद्र की आंखें हैरानी से फैल गई और वो रोने लगा। सारे साहब, मुझे माफ कर दो। किसी ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे चोरी करने के, इतने तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता, तो मुझे लालच आ गया। कमीने, नीलेश ने उसके मुक्का जड़ दिया। राहत ये सब ठंडी नजरों से देखती रही। ये देखकर नीलेश ने सुरेंद्र को 3-4 मुक्के और मार दिए। फिर सारिका के पास जाकर बोला, सॉरी सारिका, ये सुरेंद्र शुरू से ही ऐसा है, गांव में बहुत बार चोरी कर चुका है। हमने सोचा यहाँ आकर ठीक हो जाएगा, पर अब सबसे जरूरी बात इस मामले को शांति से सुलझाना है। अगर बाकी एम्प्लॉयज को पता चला डिजाइन चोरी हो गए हैं तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है हमें इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए। राहत बिना कुछ बोले चुपचाप नीलेश को देखती रही। उसे फीलिंग आ रही थी इस सब के पीछे नीलेश का ही हाथ है। उसने सुरेंद्र से पूछा, किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता, सुरेंद्र रोते हुए बोला। तभी पुलिस जीप के सायरन की आवाज आई और नीलेश की आंखें हैरानी से फैल गई। तुमने पुलिस को बुलाया है? राहत ने डेविल स्माइल दी। तो तुम्हें क्या लगता ये तुम्हारा रिश्तेदार है तो मैं इसे छोड़ दूंगी? नीलेश चौंक कर सारिका को देखने लगा। सरू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चैप्टर 16। तुमने पुलिस को बुलाया है? राहत ने डेविल स्माइल दी। तो तुम्हें क्या लगता ये तुम्हारा रिश्तेदार है तो मैं इसे छोड़ दूंगी? नीलेश चौंक कर सारिका को देखने लगा। सरू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भी मजबूर हूँ, डैड ने मुझे पहले ही कहा था कंपनी में कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, सिर्फ ईमानदारी। राहत ने कंधे उचका दिए। अब सुरेंद्र सच में डर गया था। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। साले साहब, भाभी मुझे बचाओ। पुलिस उसके चिल्लाने को इग्नोर करते हुए उसे उठाकर ले गई। नीलेश ने अपना माथा रगड़ा और गहरी सांस लेकर बोला, फॉरगेट इट, सुरेंद्र को सबक मिलना जरूरी था। तुम भी जा सकती हो, आज के बाद इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है, राहत ने डिजाइनर से कहा। एक नज़र नीलेश को देखकर वो चली गई। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ दो, हमें डिजाइन्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ये तो चोरी हो गए। डोंट वरी, नए डिजाइन जल्दी बन जाएंगे, राहत मुस्कुराई। नीलेश एक पल को हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, दैट्स गुड। सबके जाने के बाद भी नीलेश सारिका के पास रुका रहा। राहत गहरी सोच में डूबी थी। नीलेश उसका हाथ पकड़कर बोला, कंपनी संभालना बच्चों का खेल नहीं है सरू, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। मैं चाहता हूँ तुम टेंशन फ्री होकर खुलकर अपनी लाइफ जो टेंशन लेने के लिए मैं हूँ ना।
मैं ठीक हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। नीलेश ने सारिका के माथे पर किस किया जिससे राहत को गूजबम्प आ गए। ओके, ध्यान रखना अपना, मैं चलता हूँ। राहत नीलेश को जाते देखती रही। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे नीलेश आज जो कुछ हुआ उससे काफी खुश हैं। क्या मुझे परेशान करने के लिए नीलेश ने ये सब किया, जिससे मैं काम करना छोड़कर घर पर बैठ जाऊं? राहत की मेहनत डबल हो गई थी, फिर से नए डिजाइन बन रहे थे और राहत भी ओवरटाइम कर रही थी। उसे फिर डिटेक्टिव का फोन आया। राहत उसी कैफे पर पहुंची। डिटेक्टिव ने उसके सामने लैपटॉप कर दिया। एक वीडियो चालू हुई जिसमें नीलेश और चांदनी बिना एक भी कपड़े के आपस में सांपों की तरह लिपटे हुए थे। नीलेश काफी इंजॉय करता हुआ दिख रहा था। चांदनी के चेहरे पर भी प्लेजर के भाव थे। कुछ ही देर में कामुक आवाजें आना शुरू हो गई क्योंकि रात का वक्त था और कैफे में इस वक्त गिने चुने लोग ही थे। आवाजें सुनकर सब राहत की ओर अजीब नजरों से देखने लगे। राहत ने तपाक से लैपटॉप बंद कर दिया। उसने वीडियो का टाइम देखा, वो उसी दोपहर का था जब रात को नीलेश बच्चा पैदा करने की बात कर रहा था। राहत का मन घृणा से भर उठा। डिटेक्टिव ने एक यूएसबी ड्राइव राहत को दी, जिसे राहत ने अपने पर्स में रख लिया। अब ये बिल्कुल पक्का सबूत था नीलेश की बेवफाई का। लेकिन अभी तलाक मांगने का समय नहीं था। वो ऐसा वार करने वाली थी कि नीलेश को तलाक तो देना ही पड़े, इसी के साथ वो कंगाल भी हो जाए, वो भी इस तरह कि कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। जब अगले दिन राहत फैक्ट्री पहुंची, भूतनी के रोने जैसी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने देखा नीलेश की मां रत्नावती फर्श पर बैठकर गला फाड़कर रो रही है। उसके साथ सुरेंद्र की पत्नी रज्जो भी थी, जो आंसू बहा रही थी। नीलेश के पापा सख्त चेहरा लिए बैठे थे। सारिका को आते देख रत्नावती उस पर बरस पड़ी। है भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए, जो ये कर्मजली मेरी बहू बन गई। क्या बिगाड़ा था हमने इसका, जो मेरी लड़की का घर उजाड़ने में लगी है। रज्जो तो सीधा सारिका के पैरों में गिर गई। भाभी, वो कैसे भी है, मेरे पति हैं, उनके बिना मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। उन्हें जेल से निकलवा दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहू, ये घर का मामला है, घर में ही सुलझाना चाहिए था। अगर कोई गलती हुई है तो तुम आकर हमसे बात करती, राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी। तुमने हमारे घर की इज्जत की भी परवाह नहीं की। नीलेश के पापा सख्त लहजे में बोले। चैप्टर 17। तुमने हमारे खानदान की इज्जत पानी में मिला दी। जैसे ही राहत अपने ऑफिस में आई, पूरा परिवार उस पर चिल्लाने लगा, उसे कोसने लगा। राहत शांत थी। उसने पहले ऑफिस का दरवाजा बंद किया और ठंडी आवाज में बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। भाभी, मेरे पति को जेल से छुड़वा दो, उनके बिना मैं और मेरी बेटी कैसे रहेंगे। रज्जो ऐसे रो रही थी जैसे जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो। राहत ने अपनी भौहें रगड़ डाली। सुरेंद्र जैसे इंसान को जेल में डालकर तो बहुत खुश होना चाहिए। वो कौन सा अपने परिवार को पालने के लिए कुछ करता है, उल्टा इन सबका पैसा भी जुए में उड़ा देता है। बस यही तो खराब मानसिकता है कुछ औरतों की, चाहे पति कितना भी नकारा और बेकार, लेकिन उसके बिना औरत अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है आजादी से रहो। वो सुरेंद्र अपनी बेटी को क्या संस्कार देगा, क्या पढ़ाएगा, जब खुद उसे अपना होश नहीं रहता। लेकिन रज्जो ऐसे रो रही थी जैसे कुछ बचा ही ना हो। वो हर समय बस रोती रहती थी और राहत को ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदना नहीं थी, क्योंकि ऐसे लोगों को कितना ही समझा लो रहेगी वो अपने लालची पति के साथ ही खुश। अगर तूने सुरेंद्र को बाहर नहीं निकलवाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपने ही परिवार को जेल भेजते हुए तुझे शर्म नहीं आई। रत्नावती चिल्लाने लगी। आपको पता भी है आपके दामाद ने क्या कारनामा किया है।
उसने चोरी की है, उसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। राहत बिना किसी भाव के बोली। हाँ, तो जो भी बात है तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? आखिर हम सब एक परिवार है, अपने परिवार में मामले को दबाया जाता है, वाकई उछाला जाता है। तुमने नीलेश की भी परवाह नहीं की। नीलेश के पापा गुस्से में बोले। नीलेश की रजामंदी से सब हुआ है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। नीलेश इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, जरूर तूने ही उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया होगा। रत्नावती ने सारिका की नाक पर उंगली दिखाई। गेट आउट, निकलो बाहर, मेरे पास तुम लोगों के जितना फालतू टाइम नहीं है। अब राहत का सब्र जवाब दे गया। लेकिन नीलेश का परिवार जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार राहत ने सिक्योरिटी को बुलवाकर सबको बाहर निकलवा दिया। लेकिन बेशर्म लोग फैक्ट्री के आगे ही धरना लेकर बैठ गए। नीलेश की मां अपनी बहू को जालिम कसाई साबित करने पर तुली थी, वहीं रज्जो चुपचाप आंसू बहाकर लोगों की संवेदना हासिल करना चाहती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, पर राहत उन्हें इग्नोर करके अपने काम में लगी रही। जितना ऐसे लोगों पर ध्यान दो, उतना ही ऐसे लोग सिर पर चढ़ते हैं। इस दौरान नीलेश फैक्ट्री नहीं आया, बस फोन पर ही सारिका से अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता कि वो सुरेंद्र के जाने से बहुत दुखी हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असलियत में नीलेश ये सब जानबूझकर करवा रहा था, जिससे सारिका थककर परेशान होकर हार मान जाए और काम करना छोड़ दे। वो उस पर दबाव डाल रहा था और खुद अच्छा बना हुआ था। पर ये भी राहत थी और सब कुछ समझ रही थी। कई बार तो रज्जो अपनी छोटी सी बेटी को भी अपने साथ धूप में बिठा देती कि लोग तरस खाएंगे। ये देखकर राहत सिर्फ व्यंग्य से हंस सकती थी। ये है सीधी सी पतिव्रता औरत जो अपनी बेटी को भी कष्ट देने से पहले नहीं सोची। बाहर से जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही चालाक है। ये खबर मानव जी को भी पता चल गई और वो बहुत गुस्से में थे। इस खानदान में सब एक से बढ़कर एक भेड़िए मौजूद हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी इस खानदान में नहीं करवाता। मैं भी तुम्हें उन लोगों के पास नहीं जाने देती। मधु जी भी गुस्से में बोली। इस समय मानव जी का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी सांसें तेज हो गई, उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। राहत बुरी तरह चौंक गई और भागकर एक इंजेक्शन लेकर आई और मानव जी के लगा दिया। वो तो उसे स्क्रिप्ट पता थी, इसलिए वो पहले से ही तैयार थी। उसने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का ये इंजेक्शन इमरजेंसी के लिए तैयार ही रखा था। इंजेक्शन लगते ही मानव जी की हालत स्टेबल हो गई। मधु जी भी बहुत घबरा गई थी। कैसे हैं आप? अब कैसा लग रहा है? उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मानव जी का माथा गीले कपड़े से पोंछ रही थी। राहत उनके हाथों को मसलकर गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। मानव जी सारिका को देखकर मुस्कुराए। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, अब मेरी बेटी बहादुर हो गई है। डैड, राहत ने पाउट कर लिया और उन्हें आंखें बड़ी करके घूरने लगी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं हो रहा मुझे, अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चे भी देखने हैं। मानव जी मुस्कुराए, फिर एकदम से गंभीर होकर बोले, सरू एक बात बताओ, तुम नीलेश से बहुत प्यार करती हो? इतना कि उसके बिना जी नहीं सकती? कमोन डैड, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये सुनकर मानव जी ने चैन की सांस ली। अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, नहीं तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं अब ठीक हूँ। डैड, मैं नीलेश के बिना रह सकती हूँ, पर अपने मॉम डैड के बिना नहीं। राहत उन दोनों को देखकर बोली। माय प्रिंसेस, मानव जी को इतनी खुशी हुई जैसे 1 किलो बूंदी के लड्डू खा लिए हो। अपने कमरे में आकर राहत ने पहले शॉवर लिया, फिर अपने बिस्तर पर बैठकर नीलेश को फोन किया। नीलेश, लेट्स गेट डाइवोर्स। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? नीलेश की कांपती हुई आवाज आई।
आई एम सीरियस अबाउट इट। मैं समझ गई हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारा पूरा खानदान मुझसे कितनी नफरत करता है। तुम्हारी माँ रोज फैक्ट्री के सामने बैठकर मुझे भर भर कर कोसती है, मुझे मरने की बदुआ देती है। अब ये मत कहना वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे गालियाँ देते नहीं थकती। मैं समझ गई, पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ लड़का लड़की नहीं, परिवारों का भी अहम रोल होता है। और तुम्हारे परिवार की वजह से आज मेरे डैड को हार्ट अटैक आते आते बचा। इस तरह तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सो लेट्स गेट डाइवोर्स। चैप्टर 18। आई एम सीरियस अबाउट इट। मैं समझ गई हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारा पूरा खानदान मुझसे कितनी नफरत करता है। तुम्हारी माँ रोज फैक्ट्री के सामने बैठकर मुझे भर भर कर कोसती है, मुझे मरने की बदुआ देती है। अब ये मत कहना वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे गालियाँ देते नहीं थकती। मैं समझ गई, पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ लड़का लड़की नहीं, परिवारों का भी अहम रोल होता है। और तुम्हारे परिवार की वजह से आज मेरे डैड को हार्ट अटैक आते आते बचा। इस तरह तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सो लेट्स गेट डाइवोर्स। हार्ट अटैक? डैड ठीक तो है? हाँ, वो ठीक है, थैंक गॉड। मैं डाइवोर्स को लेकर सीरियस हूँ नीलेश। सरू, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? अपने पेरेंट्स की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सुरेंद्र के जेल जाने से वो काफी परेशान है, बस इसलिए वो मुझे रोज कोस रही हैं। नीलेश, तुम्हें पहले अपने परिवार को देखना चाहिए। कोई मुझसे महंगा सामान लूटने में लगी रहती है और दूसरा आते ही फैक्ट्री में चोरी करने लगा तुम्हारे कहने पर। एक तो मैंने उसे काम पर रखा और उसने ये सिला दिया। ऊपर से अपनी कमी देखने की जगह तुम और तुम्हारा परिवार मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। आई कांट बिलीव इट। राहत ने फोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया और सो गई। अगले दिन जब वो फैक्ट्री पहुंची, नीलेश का परिवार नदारद था। राहत के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल गई। देखा, सब कुछ शुरू से ही नीलेश के हाथ में था। जैसे ही तलाक की धमकी दी, उसने अपने पंजे पीछे खींच लिए। राहत जब ऑफिस के अंदर गई, किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। राहत ने नीलेश को धक्का दिया, जिससे नीलेश काफी हैरान दिख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, हल्की दाढ़ी भी बढ़ गई थी, जैसे पूरी रात सोया ना हो। नीलेश ने सारिका का हाथ पकड़ लिया। सरू, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तुम तलाक के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? नीलेश, प्लीज मुझे परेशान मत करो। एक तो तुम्हारे घर वालों ने मेरे सिर में दर्द कर रखा है, अब तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। नीलेश को देखकर राहत का काम करने का मन भी नहीं किया। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। नीलेश उसका हाथ पकड़कर बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सारिका के जाते ही नीलेश की मुट्ठियां कस गई। उधर राहत ने सबसे पहले बैंक के लॉकर से सारे सबूत निकाले और घर की तरफ चल दी। अब समय आ गया था सारे सबूत डैड को दिखाकर नीलेश का भांडा फोड़ने का। राहत घर पहुंचकर सबसे पहले किचन में पानी पीने गई और उसने देखा सरोज घर की मेड़काड़े में कुछ मिला रही है। राहत की आंखें बड़ी हो गई। उसने कसकर सरोज का हाथ पकड़ लिया। ये क्या मिला रही हो? सरोज बुरी तरह हड़बड़ा गई। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी सारिका के इस समय घर आने की। मैडम जी, छोड़ो मुझे। राहत सरोज को घसीटते हुए बाहर लिविंग रूम में ले आई। मधु जी ऊपर से आते हुए बोली, सारिका, तुम फैक्ट्री नहीं गई? मॉम, ये सरोज डैड के काढ़े में जहर मिला रही थी। मैं इस पाउडर का लैब टेस्ट कराने जा रही हूँ, जब तक इसे जाने मत देना। राहत ने सरोज को दो दूसरे नौकरों के हवाले कर दिया और खुद पाउडर वाला डब्बा लेकर चली गई। मधु जी सकते में आ गई। जल्द ही लैब रिपोर्ट आ गई। ये एक स्लो पॉइजन था जो धीरे धीरे खून में घुलता है और इसका कोई सबूत भी नहीं बचता। अब तो राहत को पूरा यकीन था पूरे गुप्ता परिवार को नीलेश ने जानबूझकर मारा था। सब कुछ उसी दिशा में घट रहा है।
अगर डैड मर जाते तो अकाउंट बुक वाली बात दब जाती और नीलेश कंपनी संभालने के बहाने पूरी कंपनी ही हड़प लेता। राहत ने रिपोर्ट अपने पेरेंट्स को दिखाई। मधु जी हैरानी और गुस्से से सरोज को देखने लगी। सरोज, तुमने ऐसा किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आखिर कौन सा बदला ले रही हो हमसे? मानव जी को तो कंपी छूट रही थी। रोज उन्हें जहर दिया जा रहा था और उन्हें खबर भी नहीं। सरोज, मैंने तुम्हारे बेटे की ट्यूशन फीस तक भरी और तुम मेरी जान लेना चाहती हो? आखिर क्यों? सरोज समझ चुकी थी मना करके अब कोई फायदा नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बिना कुछ बोले, होंठ भींचे, वो सिर झुकाए खड़ी रही। मॉम डैड ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है, आप पुलिस को बुलाइए, राहत ठंडी आवाज में बोली।